गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे बीएनएसएस के चैप्टर फर्स्ट प्रिलिमिनरी को, जो कि सेक्शन 1 से लेके 5 तक है। सेक्शन 1 की टाइटल है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसके 3 सब क्लोज हैं। सबसे पहला ये बताता है कि हम इस एक्ट को भारतीय नागरिक संहिता के नाम से, सुरक्षा संहिता के नाम से बुला सकते हैं। दूसरा प्रोविजन इसकी एक्सटेंट को बताता है, जो कहता है प्रोविजन ऑफ द संहिता अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 9, 11 एंड 12 shall not apply to state of Nagaland and tribal areas। या ये कहे कि सिर्फ चैप्टर 9, 11 और 12 इन स्टेट पर या इस एरिया पर लागू होते हैं। बट कंसर्न स्टेट में बाय, अगर कोई सिचुएशन ऐसी पड़ती है या कोई सिचुएशन डिमांड करती है, मे बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजन और एनी ऑफ देम टू होल ऑफ द स्टेट और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। जी, ये आपके इमेज भी आपके सामने है, जो आपके बारे में बताती है, जो चैप्टर्स 9, 11, 12 है, जो उसके बारे में बताती है। और इसमें जो ध्यान से देने वाली बात है, जो एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है, ट्राइबल एरियाज वो टेरिटरीज हैं जो इमीडिएटली बिफोर 21 जनवरी ऑफ 1972 से पहले ट्राइबल एरियाज ऑफ असम में इंक्लूडेड थे एंड रेफर्ड टू इन पैराग्राफ 20 ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अदर देन दोज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग। जी, मतलब ये पूरी इंडिया पर लागू होती है। इन दो जो नागालैंड है और ट्राइबल एरियाज को छोड़कर यहाँ पे सिर्फ सेक्शन 9, 11 और 12 लागू होते हैं। पर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई सिचुएशन पड़े तो जो प्रोविजन या तो पूरी की पूरी एक्ट को या फिर उनके किसी प्रोविजन को किसी पार्ट में या होल ऑफ द स्टेट में लागू कर सकती है। और तीसरा क्लॉज है, वो बताता है इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। जी, इसमें कोई डेट नहीं गिवन है, लेकिन ये डेट को ध्यान रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इसकी एनफोर्समेंट डेट है वो है 1 जुलाई 2024 और इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी, वो मिली थी दिसंबर 25, 2023 को। जी, इसके बाद दूसरा जो सेक्शन है वो है डेफिनेशंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, उनका जो एक्सप्लेनेशन है, यही आगे हमें यूज होगा इस बेयर एक्ट में। इसमें सीरीज में सबसे पहली जो डेफिनेशन है 2 क्लॉज 1 की ए, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रिक मीन्स, जो इसमें एक्सप्लेन करा है, शेल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस। देखिए इसमें क्या मतलब है, मैंने इस रंग की ये जो कलर्स की कोडिंग है उसके अकॉर्डिंग भी आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश करी है। शेल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ, देखिए फॉर द पर्पस ऑफ, पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और दूसरी रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड सर्च एंड सीजर और द एविडेंस। जी, और तीसरी है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप कोई भी कम्युनिकेशन की यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, चाहे मोबाइल है, कोई कैमरा है, कुछ है, फॉर द पर्पस, 3 पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूसरा रिकॉर्डिंग और तीसरा ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, and for other such purposes by such other means as the state government by rules provide। ये 3 तो इस डेफिनेशन में दिए गए हैं, पर अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो और कोई पर्पस भी इसमें इंक्लूड कर सकती है। दूसरा बी है,
बी मीन्स बेल। बेल क्या होती है? रिलीज ऑफ एनी पर्सन accused of or suspected of commission of an offense from the custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court on execution by such person of a bond or bail bond। जब भी कोई accused होता है, किसी के खिलाफ FIR होती है, तो उस FIR में कुछ एलिगेशंस लगाई जाती है। उस एलिगेशन के बेसिस पे अगर जुर्म कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, तो पुलिस पर्सन को अरेस्ट कर लेती है। और जो टिल द पेंडिंग ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल पेंडिंग जो इंक्वायरी होती है, जब तक के लिए उसे हमारा प्रोसीजर है जेल में रखने के लिए। लेकिन अगर वो पर्सन, कोर्ट उसे इजाज़त दे देती है, वो पर्सन बेल भरने के लिए, बेल बॉन्ड भरने के लिए तैयार है, और सरकार या कोर्ट उसकी बेल बॉन्ड एक्सेप्ट कर लेती है, उसे परमिशन दे देती है, तो वो पुलिस उसे छोड़ देती है कि जब भी आपको इस केस के ट्रायल के लिए ज़रूरत होगी, मैं वहाँ पर उस डेट और उस टाइम को अवेलेबल होऊंगा, इस शर्त के साथ में। तो बेल क्या है? बेल है रिलीज ऑफ अ पर्सन, जो उसको आज़ादी है वो सिक्योर कर पाता है ऑफ अक्यूज और सस्पेक्टेड पर्सन। क्योंकि हाँ जी, वाकई इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब आगे होगा। तीसरा जो पार्ट है, तीसरा है वो बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस इज means an offense which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force। क्या बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जो फर्स्ट शेड्यूल में, जो हमारा CRPC के बाद में दिया गया है, फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें शोन एज बेलेबल, या फिर और किसी एक्ट में, कोई भी एक्ट है जिसमें वो एज ए बेलेबल ऑफेंस दिया गया है। और यही डेफिनेशन बताती है नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। अगर इनसे कोई अलग ऑफेंस होता है तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है। बेल बॉन्ड, बेल बॉन्ड होती है अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ श्योरिटी। बेल बॉन्ड भरे जाते हैं जब आप किसी का भी, जब बेल किसी की आप बेल लेते हैं, आप उसकी सिक्योरिटी लेते हैं, श्योरिटी लेते हैं कि अगर ये यहाँ पे जब भी इसे बुलाया जाएगा, जब इस तारीख को भी इसे कोर्ट में पेश होने के लिए ऑर्डर किया जाएगा, तो ये पेश होगा। अगर ये पेश नहीं होगा तो उसमें कंडीशन मेंशन होती है, अमाउंट मेंशन होता है कि इतना अमाउंट हम पे करेंगे अगर ये इस डेट को पेश नहीं हो सकता है तो, हुआ तो। इसके बाद ई है बॉन्ड। बॉन्ड ये पर्सनल बॉन्ड है, पर्सनल बॉन्ड और अंडरटेकिंग फॉर रिलीज ऑफ विदाउट श्योरिटी। ये बॉन्ड है जो एक्यूज्ड है, जो सस्पेक्टेड पर्सन है, जिस पे एलिगेशंस है, ये बॉन्ड वो खुद भरकर कोर्ट में जमा करता है। इसके बाद एफ है, ये चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज when the charge contains more head than one। मैंने आपको जब पहली जो स्लाइड थी इसमें इंट्रोडक्शन था उसमें दिखाया था फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी गई है वो चार्ज क्या है। अगर एक ऑफेंस है या कोई वन ऑफेंस है या फिर मोर देन वन ऑफेंस है, तो चार्ज इंक्लूड कोई भी एज उनमें से पुलिस जिसे भी चाहे, जिस भी सेक्शन को चाहे एज अ मेन चार्ज ऑफ द हेड दे सकती है। जी है कॉग्निजेबल ऑफेंस, मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स
अरेस्ट विदाउट वारंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। कॉग्निजेबल ऑफेंस ये हम आगे भी बार बार पढ़ेंगे जब अरेस्ट ऑफ पर्सन होगा या बेलेबल ऑफेंस होगा। इसके लिए इसको आप ढंग से अंडरलाइन करके ध्यान करिएगा, समझिएगा, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस ही वो ऑफेंस है जिसमें पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। इसके बाद एच आता है कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब है मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन। देखिए, अगर आप कोई भी कंप्लेंट FIR या कोई इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को जाते हैं, वो कंप्लेंट नहीं होती है। कंप्लेंट हम सिर्फ उसी पिटिशन को कहते हैं जो कि हम मजिस्ट्रेट के सामने जाके देते हैं, कंप्लेंट करते हैं, और वो भी कब, जब उसको एक्शन लेने के लिए उसमें प्रेयर की जाती है, उसे हम कंप्लेंट कहते हैं। इसका एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। A report made by a police officer in a case which discloses after investigation the commission of non-cognizable offence shall be deemed to be a complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant. अगर पुलिस ऑफिसर को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वो ये पाता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल केस है, तो पुलिस ऑफिसर जो रिपोर्ट तैयार करता है और वो मजिस्ट्रेट को देता है, सबमिट करता है, तो उसे एज ए ट्रीट करा जाता है कंप्लेंट, और जो पुलिस ऑफिसर जो वो करता है उसे कहा जाता है कंप्लेनेंट। इसके बाद आता है आई, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो content transmitted or transferred, whether from one person to another or from one device to another, or from a person to a device, or from a device to person by means of electronic device, include telephone, mobile phone, other wireless telecommunication, computer, audio video player, camera, and any other device or electronic form as may be specified by the notification by the central government. देखिए, हाई कोर्ट इसे आप सिंपल समझते हैं, इट इज रिलेशन टू एनी स्टेट, द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। अगर ये किसी स्टेट, पार्टिकुलर स्टेट है और वहां पे अगर सिंपल एक ही हाई कोर्ट है, तो इट रेफर्स टू दैट हाई कोर्ट। In relation to Union Territory which the jurisdiction of High Court for a state has been extended by the law, that High Court. In relation to any other Union Territory, the highest court of criminal appeal for that territory other than the Supreme Court. जी, इसके बाद आता है के, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता by the magistrate or court. इसके बाद L, investigation includes all the proceeding for the collection of evidence conducted by a police officer or by any other person who is authorized by a magistrate in his behalf. जी, investigation mainly collection of evidence, जो भी कोई पर्सन है, पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई पर्सन जिसे ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट है, जो सारा काम करता है एविडेंस को कलेक्ट करने का, वो होता है इन्वेस्टिगेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है? वेयर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल एक्ट शैल प्रिवेल। M, judicial proceeding includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath. Judicial proceeding क्या है? वहां पे जब भी कोई
स्टेटमेंट ली जाएगी, विटनेस से कोई टेस्टिमनी ली जाएगी, तो वो ऑन ऑथ पे ली जाती है। इसके बाद आता है लोकल jurisdiction in relation to a court or magistrate means the local area within which the court or magistrate may exercise all or any of its power under this संहिता। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसके बाद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, एंड नॉन कॉग्निजेबल मीन्स अ केस इन विच police officer has no authority to arrest without warrant। इसके बाद पुलिस रिपोर्ट टी means a report forwarded by a police officer to a magistrate under subsection 3 of section 193। Public prosecutor means any person appointed under section 18 and includes any person acting under the direction of a public prosecutor। इसके बाद आता है समन केस एक्ट। समन केस मीन्स अ केस रिलेटेड टू अ ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। ये एक खास है जो इस बार करी गई है, जो है वाई विक्टिम मीन्स अ पर्सन who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission of the accused person and includes the guardian or legal hire of such victim। Warrant case, warrant case means a case relating to offense punishable with death, imprisonment for life, imprisonment for a term exceeding 2 years। ये यहाँ पे ये डेफिनेशन है, ये आपको बड़ी अच्छी तरह से समझनी होगी, क्योंकि आगे जब हम बी एक्ट पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, तो इन डेफिनेशंस का बार बार प्रयोग होगा और ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसके बाद सेक्शन आता है थर्ड, जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। सबसे पहला जो बताता है हमें इस क्लॉज, any references in any law to a magistrate without qualifying words। अगर कोई भी रेफरेंस दिया गया है मजिस्ट्रेट को और उसके आगे कोई क्वालिफाइंग वर्ड नहीं लगाया, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास वगैरह वगैरह, इन रिलेशन टू एनी एरिया, इन रिलेशन टू एनी एरिया, तो उसे माना जाएगा be constituted as a reference to a judicial magistrate of the first class or the judicial magistrate of the second class as the case may exercising jurisdiction in such area। अगर कोई रेफरेंस लिया जाएगा किसी मजिस्ट्रेट के लिए किसी पार्टिकुलर एरिया के रिगार्डिंग, तो जो भी मजिस्ट्रेट उस एरिया के ऊपर जिसका जुडिक्शन होगा, चाहे वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है या मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास है, उसी को वो ही माना जाएगा। इसके बाद दूसरा सब क्लोज है फंक्शंस एक्सरसाइजेबल बाय द मजिस्ट्रेट रिलेट टू मैटर्स विच इन्वॉल्व द एप्रिसिएशन और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस और द फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिविजन विच एक्सपोजेज एनी पर्सन टू एनी पनिशमेंट और पेनल्टी और डिटेंशन इन कस्टडी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल would have the effect of sending him for trial before any court, they shall, subject to the provision of the Sanhita, shall be exercisable by a judicial magistrate। कोई भी ऐसा वर्क जो इन्वॉल्व करता है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस और फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन विच किसी भी पर्सन के खिलाफ जिसमें कि उसका पनिशमेंट मिल सकती है, पेनल्टी हो सकती है, उसे कस्टडी या उसे जेल में बंद करा जा सकता है, और किसी भी उसके लिए ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी होती है किसी पर्सन के खिलाफ में, तो वो सब एक्सेसाइबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और अगर किसी भी मैटर रिगार्डिंग ट्रायल है, उस जो कि किसी पर्सन या अक्यूज्ड को पनिशमेंट मिल सकती है, पेनल्टी मिल सकती है,
या जब तक ट्रायल पूरा ना जो है कस्टडी में रख सकते हैं, तो ये पावर सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पास में है जी। इसके पास बी क्लॉज है जो बताता है फंक्शंस विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर। ध्यान से देखिए, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर, सच एज ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस, सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, सैंक्शनिंग अ प्रोसिक्यूशन और विड्रॉइंग फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। They shall be subject to the provision of clause A, exercisable by an executive magistrate। जो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होंगे या एग्जीक्यूटिव वर्क होंगे, ये एक्सरसाइज करे जाएंगे बाय एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसके बाद सेक्शन 4 जो हमें बताता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो हमें बताता है पहला क्लॉज, ऑल ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the provisions with the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और दूसरा क्लोज बताता है all offenses under any other law shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with the same provision, but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner of place of investigating, inquiring into, trying otherwise shall dealing with such offenses। कोई भी जो ये सेक्शन हमें मेनली ये बताता है, जो भी किसी भी प्रकार के ऑफेंसेस है जो भारतीय नागरिक संहिता में है या फिर अन्य किसी एक्ट में है, उन सब का जो इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगी या ट्रायल होगा, वो अकॉर्डिंग टू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग होगा, जब तक कि किसी ऑफेंस का या पार्टिकुलर एक्ट में उसके लिए कोई अलग से प्रोसीजर ना दिया गया हो। सेक्शन 5 है सेविंग, जो बताता है नथिंग कंटेन्ड इन दिस संहिता शैल इन एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोविजन टू कॉन्ट्ररी अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स और एनी स्पेशल जुडिक्शन और पावर कन्फर्ड और एनी स्पेशल फॉर्म और प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये बताता है कि ये जो एक्ट है, अगर ये किसी भी जो जुडिक्शन है या किसी का जो स्पेशल लॉ है, कोई लोकल लॉ है, फॉर द टाइम बीइंग फॉर द टाइम बीइंग एंड फोर्स, उसको इन्फ्रिंज नहीं करेगा, उसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसी के साथ चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने। धन्यवाद।